जीन पियाजे ने बच्चों के अंदर कितने प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं बताई हैं? बच्चों के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के किस स्टेज में होता है? बच्चों के मोटर डेवलपमेंट और रिफ्लेक्सेस डेवलपमेंट में किस तरह का संबंध होता है? बच्चों में पार्चुनेट काल कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था के कितने सप्ताह के बाद बच्चों का दिल धड़कना प्रारंभ करता है? बच्चों में बेबिंस्की रिफ्लेक्ट कब समाप्त होता है? शिशुओं की सबसे ज्यादा मृत्यु किस अवस्था में होती है? बच्चों में मोटर डेवलपमेंट कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था के कितने सप्ताह के बाद हम जांच करके ये जान सकते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की? अचानक से हुए तेज आवाज को सुनकर बच्चा चौंक जाता है। बच्चे में यह प्रतिक्रिया क्यों होती है? तो गर्भावस्था एवं शैशवावस्था से संबंधित टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले लगभग सभी सवालों के जवाब इस क्लास को देखने के बाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए हुए बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में समझा था। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीनेटल और इन्फेंसी यानी कि गर्भावस्था और शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में समझ सकेंगे। देखिए, अगर हम लोग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो ये अवस्थाएं 5 ही हैं। पहला है प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था। दूसरा है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। तीसरा है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। फोर्थ है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। और पांचवा है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो ये बाल विकास की 5 अवस्थाएं हैं और यही अवस्थाएं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो आइए इन अवस्थाओं को क्रम से समझना प्रारंभ करते हैं। और जो पहली अवस्था है बाल विकास की, वो है प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था। इस प्रीनेटल को कॉन्सेप्शन पीरियड भी कहते हैं। कॉन्सेप्शन पीरियड यानी कि गर्भाधान का काल। ये जो कॉन्सेप्शन पीरियड है, ये बच्चे के जन्म के 9 महीना 10 दिन पहले का समय, 9 माह 10 दिन पहले का समय, या फिर 280 दिन पहले का समय, या फिर 37 से 40 हफ्ते पहले का समय होता है। और इस कॉन्सेप्शन पीरियड में यानी कि गर्भावस्था में बच्चे का विकास 3 अलग अलग स्टेजेस में होता है। पहला है जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज यानी कि बीजावस्था। दूसरा है इम्ब्रियोनिक स्टेज। इम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि पिंडावस्था।
और तीसरा है फीटल स्टेज, यानी कि भ्रूणावस्था। देखिए, गर्भ में बच्चे का विकास इन्हीं 3 अवस्थाओं में होता है। देखिए, जो पूरी कहानी है बच्चे की जन्म की, वो एक स्पर्म और एक अंडे यानी कि एग, इन दोनों के मिलने की वजह से शुरू होती है। और इनके आपस में मिलने से पहले ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको स्पर्म और एग कहते हैं। और जब एक स्पर्म किसी अंडे को फर्टिलाइज कर देता है, उस अंडे को निषेचित कर देता है, तो उस निषेचित अंडे को जाइगोट कहते हैं। यह जाइगोट एक कोशिका वाला सेल होता है। देखिए, इसी जाइगोट से बच्चे के जीवन की कहानी प्रारंभ होती है और यह एक कोशिका वाला जाइगोट अब तेजी से विकसित होना प्रारंभ हो जाता है और एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बहुकोशिकीय सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब यह एक कोशिका वाला जाइगोट विकसित होकर एक बहुकोशिकीय सेल में परिवर्तित हो जाता है, तो यह अपने आप अगली स्टेज यानी कि अगली अवस्था इम्ब्रियोनिक स्टेज में पहुंच जाता है। और ये जो इम्ब्रियो है, यह एक जीव होता है जो अपने विकास के एकदम शुरुआती चरण में है। यहीं पर इसी इम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे में दिमाग का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और इस इम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा 3 से लेकर के 8 हफ्ते तक रहता है और 9वें हफ्ते से वो अगले स्टेज यानी कि फीटल स्टेज भ्रूणावस्था में पहुंच जाता है। 9 हफ्ते से जन्म लेने तक बच्चा इसी स्टेज में रहता है। इस स्टेज में जो बच्चे का आकार होता है वो राजमा के दाने के बराबर होता है और 9 हफ्ते से लेकर के 12 हफ्ते तक 9 हफ्ते से लेकर के 12 हफ्ते में बच्चे का दिल का धड़कना शुरू हो जाता है। वो अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। बच्चा लड़का है या लड़की है, इसे हम पहचान सकते हैं। तो इस तरह से जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, यानी कि 280 दिन तक बच्चा इसी भ्रूणावस्था में रहता है। देखिए, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई, हालांकि ये बातें टेट और सी टेट के स्तर पर जनरली नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इसका जिक्र मैंने आपसे इसलिए कर दिया ताकि आपको ये बात अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि गर्भावस्था में बच्चे का विकास कितने स्टेजेस में होता है और सबसे बड़ी बात, गर्भावस्था में ही बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि गर्भावस्था का जो काल होता है वो 9 महीने 10 दिन या 280 दिन या 37 से 40 हफ्ते के बीच का समय होता है और गर्भावस्था में बच्चे का जो विकास होता है वो इन 3 स्टेजेस में यानी कि जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज में होता है। देखिए, जो अगली अवस्था है, जो अगला स्टेज है बच्चे के विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। देखिए, बच्चे के जन्म के बाद कि ये पहली अवस्था है और यह बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक 2 वर्ष तक चलती है। देखिए, बच्चे के जन्म के बाद बच्चा गर्भनाल के द्वारा अपनी माता के शरीर से जुड़ा रहता है। तो जन्म के बाद बच्चे के शरीर से गर्भनाल को काट करके माता के शरीर से उसे अलग करने के बीच के समय को पीरियड ऑफ फॉर्चूनेट यानी कि
फॉर्चुनेट काल कहते हैं। देखिए, इसके लिए हिंदी में भी फॉर्चुनेट ही कहा जाता है, फॉर्चुनेट काल कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 9:45 पर हुआ और उस बच्चे का गर्भनाल 10 बजे काटकर उसके शरीर को उसके माता के शरीर से अलग किया गया, तो 9:45 से ये 10 बजे के बीच का जो समय है 15 मिनट का, इसी को फॉर्चुनेट पीरियड कहते हैं, यानी कि फॉर्चुनेट काल कहते हैं। देखिए, इस गर्भनाल को काटने का कोई फिक्स समय नहीं है, कभी 5 मिनट में, कभी 10 मिनट में, कभी 15, कभी 20 मिनट लग जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन कैसा है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काट करके माता के शरीर से बच्चे को अलग कर देते हैं और इस समय को फॉर्चुनेट काल कहते हैं। देखिए, गर्भनाल को काट करके बच्चे को अलग करने के बाद से अगले 14 दिन के समय को नियोनेट यानी कि नवजात शिशु की अवस्था कहते हैं। नवजात शिशु की अवस्था कहते हैं। WHO ने इसके लिए 28 दिन माना है। ये जो नियोनेट का काल होता है, यानी कि नवजात शिशु की अवस्था होती है, ये बच्चे के लिए बड़ा हेजार्डियस पीरियड होता है, बड़ा खतरनाक काल होता है, क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा मृत्यु इसी काल के दौरान होती है। क्योंकि बच्चा गर्भ से पहली बार इस दुनिया में आया है, गर्भ में वो 9 महीनों तक बड़े मजे से उस हालात में रहा था और अब यहाँ पर हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अब लोग उसे उठाने लगे हैं, उसे चूमने लगे हैं, उसके साथ खेलने लगे हैं, उसके खाने पीने का पैटर्न बदल गया है। अब वो दूध पी रहा है, गर्भ में तो ऐसा नहीं हो रहा था, अब वो सुसु पॉटी कर रहा है। यानी कि गर्भ की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी और बाहर के हालात बिल्कुल अलग हैं। और इस बदले हुए हालात में हर बच्चे को अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी एडजस्ट करवाना पड़ता है। और जो बच्चा खुद को सही तरीके से एडजस्ट नहीं करवा पाता, यह उसके लिए एक बहुत ही चुनौती बन जाता है, एक बहुत ही समस्या का कारण बन जाता है। इस बात के अलावा भी ये जो छोटा बच्चा है जो हमें इतना कमजोर दिखता है, वो वास्तव में उतना कमजोर नहीं होता, क्योंकि जीवन की प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है वो उसके पास पहले से ही मौजूद होती है। जैसे कि सांस लेना, चीजों को पकड़ना, चूसना, निगलना, सुसु पॉटी करना, यानी कि जीवन को चलाने के लिए जितने भी क्रियाओं की आवश्यकता है वो उसके पास पहले से ही मौजूद है, जन्म से ही मौजूद है। इसके अलावा यह इंसान का बच्चा कितना स्मार्ट होता है अपने जन्म के समय ही, इस बात का अंदाजा आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि अपने जन्म के बाद के पहले हफ्ते में ही बच्चा कई सारी आवाजों में से उसकी मां की आवाज कौन है इसे स्पष्ट तौर पे पहचान लेता है। तो बिल्कुल जन्म के बाद बच्चे को मदद की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वो बच्चा लाचार नहीं होता। आइए अब शैशवावस्था में मोटर डेवलपमेंट को समझते हैं। यानी कि गतिक कौशलों के विकास को समझते हैं। ये मोटर डेवलपमेंट या गतिक कौशल क्या होते हैं? देखिए, शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए हम जिन अंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, उनके सही तरीके से डेवलप होने को मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। शैशवावस्था में ही मोटर डेवलपमेंट की नींव पड़ जाती है, क्योंकि शैशवावस्था में ही बच्चों में रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं। और जिस बच्चे में ये रिफ्लेक्सेस
जितने अच्छे तरीके से डेवलप होगा, उस बच्चे का मोटर डेवलपमेंट उतना ही बेहतर होगा। आइए अब इस रिफ्लेक्स के अर्थ को समझते हैं। देखिए, इस रिफ्लेक्स का अर्थ होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब ऐसी क्रियाओं से है जिसके ऊपर बच्चे का नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि दिल का धड़कना। बच्चे के जन्म के बाद से ही उसके अंदर कई रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि किसी चीज को पकड़ना, निगलना, चूसना, खांसना, जम्हाई लेना, पलके झपकाना। और समय के साथ कुछ रिफ्लेक्सेस पर बच्चों का नियंत्रण आ जाता है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिस पर उसका आजीवन नियंत्रण नहीं हो पाता, जैसे कि दिल का धड़कना। एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हमें आने वाली क्लासेस में पढ़ना है। उनकी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी थ्योरी से क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन निश्चित रूप से हर साल पूछते हैं। उनका नाम है जीन पियाजे। पियाजे ने बच्चों के अंदर 4 तरह के रिफ्लेक्सेस बताए हैं। पहला है रूटिंग रिफ्लेक्स। इस रूटिंग रिफ्लेक्स का अर्थ यह है कि अगर हम बच्चे के गाल को टच करें तो अपना सिर हिलाता है और अपना मुंह खोलता है। 3 से 6 महीने में यह रिफ्लेक्स अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरा है मोरो रिफ्लेक्स। इस मोरो रिफ्लेक्स का अर्थ यह है कि बच्चा तेज आवाज के प्रति आकर्षित होता है। 7 से 8 महीने में इस रिफ्लेक्स का प्रभाव तो कम हो जाता है, लेकिन ये रिफ्लेक्स आजीवन व्यक्ति के साथ बना रहता है। आप खुद को सोच के देखिए कि आप कहीं बैठे हैं और अचानक से कहीं तेज आवाज होता है तो आप चौंक जाएंगे, उस आवाज के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। यही वो मोरो रिफ्लेक्स है और इसका प्रभाव जीवन भर व्यक्ति पर बना रहता है। तीसरा है ग्रास्प रिफ्लेक्स। इस ग्रास्प रिफ्लेक्स का अर्थ यह है कि अगर हम बच्चे की हथेली पर उंगली से या किसी चीज से ऐसे ठोकेंगे तो वो उसको पकड़ लेगा। इसी को कहते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स। और 6 महीने के आसपास ये रिफ्लेक्स अपने आप समाप्त हो जाता है। जो चौथा है वो है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। इस बेबिंस्की रिफ्लेक्स का अर्थ यह है कि अगर बच्चे के पैर के तालू को हम किसी चीज से ठोकते हैं तो वो पैर की उंगलियों को ऐसे सिकोड़ता है। 6 से 12 महीने के बाद ये रिफ्लेक्स अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो बच्चे के उम्र बढ़ने के क्रम में समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि खांसना, जम्हाई लेना इत्यादि। लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो आजीवन बच्चे के साथ बने रहते हैं, जैसे कि तेज आवाज के साथ आकर्षित होना या फिर दिल का धड़कना। तो इस तरह से बच्चों के अंदर शैशवावस्था में मोटर डेवलपमेंट होता है। आइए अब बच्चों के अंदर होने वाले बौद्धिक विकास को समझते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास, इसी को संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। देखिए, बौद्धिक विकास के लिहाज से शैशवावस्था एक बहुत महत्वपूर्ण काल है। हर इंसान के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। शैशवावस्था यानी जीवन के शुरुआती 2 सालों में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों और वस्तुओं की अंतःक्रिया के माध्यम से अपने आसपास के संसार का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बारे में अपनी समझ बनाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसे कोई चीज मिल जाएगी तो वो उसे पकड़ लेगा,
उसे तोड़ करके, उसे खोल करके वो ये जानना चाहेगा कि ये है क्या। वो उसे मुंह में डाल करके टेस्ट करके भी उसे समझना चाहेगा कि ये क्या है। इस तरह की गतिविधियां करके बच्चा अपने आसपास के संसार के बारे में अपनी एक समझ डेवलप करता है। ये पूरी तरह से नॉर्मल प्रक्रिया है शैशवावस्था में बच्चों का अपने बौद्धिक विकास को करने के लिए। इसीलिए अगर कोई बच्चा इस तरह की हरकतें करता है तो उसे बहुत ज्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए। हालांकि अगर वो कोई खतरनाक काम करने जा रहा है, मान लीजिए कोई बिजली का सॉकेट है और अगर उसके अंदर वो उंगली डाल करके ये समझना चाह रहा है कि ये क्या होता है और इसका क्या फर्क पड़ता है, तो वो तो इस चीज को नहीं समझता, लेकिन बड़े इसका परिणाम जानते हैं। तो उस कार्य को करने से बिल्कुल उस बच्चे को रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए। लेकिन दूसरे किसी गतिविधि में सामान्य तौर पर बच्चे को बहुत ज्यादा रोकना और टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अपने जीवन के शुरुआती 2 सालों में बच्चा अपना बौद्धिक विकास करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। आइए अब बच्चों के अंदर होने वाले सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक सामवेगिक विकास के बारे में समझते हैं। देखिए, बच्चे के जन्म के बाद से ही उसका सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा अपने जाने पहचाने चेहरों को प्राथमिकता देने लगता है। अगर बच्चे के मम्मी पापा आसपास होते हैं तो वो किलकारी करने लगता है, कू कू की आवाज निकालने लगता है। इसी को कूइंग और गर्गलिंग कहते हैं। किलकारी करना और गरगर की आवाज निकालना कहते हैं। बच्चा अपनी देखभाल करने वालों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और उसकी मां से तो उसका अटैचमेंट हो जाता है, यानी कि आसक्ति भरा लगाव हो जाता है। यानी कि आसक्ति भरा लगाव हो जाता है। और इसी अटैचमेंट की वजह से, आसक्ति भरे लगाव की वजह से, अगर कोई मां की गोद से उस बच्चे को ले लेता है तो उस बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी महसूस होती है, अलगाव की बेचैनी महसूस होती है। देखिए, मान लीजिए अगर कोई मां अपने बच्चे को लेकर के बैठी है और कोई व्यक्ति आता है और बड़े दुलार में उस बच्चे को उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है, तो वो बच्चा अपने मां से अटैचमेंट के कारण, आसक्ति भरे लगाव के कारण, और जब वो उससे दूर होता है तो उसकी वजह से उससे सेपरेशन एंजाइटी यानी कि अलगाव की बेचैनी महसूस होती है। और इस बेचैनी को महसूस करके वो अपने हाथ पैर को पटकने लगता है, रोने और चिल्लाने लगता है। और फिर से जब वो व्यक्ति उस बच्चे को उसके मां की गोद में वापस दे देता है और जब मां उसको दुलार प्यार करती है तो वह बच्चा फिर से खुश हो जाता है और खेलने लगता है। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक और सांवेगिक समझदारी का विकास होता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और इसे शेयर कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके लिए यह वीडियो लाभकारी हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।